इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त देश के हालात पर लगातार बारीक से बारीक बात पर नजर रख रहे हैं। प्रधानमंत्री के दफ्तर से लगातार कॉल्स किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्रियों से, मंत्रियों से, आर्मी के अफसरों से, एयरफोर्स से लगातार संपर्क में है। पिछले 24 घंटे में प्रधानमंत्री के भी पास अमेरिका, जापान, कई देशों से फोन आए। प्रधानमंत्री मोदी ने किससे क्या बात की, किसको मीटिंग के लिए बुलाया, अमेरिका, ब्रिटेन, कहां से प्लेन भारत की मदद के लिए उड़ान भर चुके हैं, समंदर से कितने ऑक्सीजन टैंकर आ रहे हैं, कितना जरूरत का सामान आ गया है, कितने की जरूरत है, इसकी पूरी एक्सक्लूसिव डिटेल देखिए। इंग्लैंड में इस ट्रक में लोड हो रहे इन पैकेट्स में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, वेंटिलेटर मशीन है जिनको कोविड इमरजेंसी में हिंदुस्तान भेजा जा रहा है। $318 फिलिप्स ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स अमेरिका से भारत पहुंचे। इंडियन एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर दुबई से 7 ऑक्सीजन कंटेनर लेकर इंडिया में लैंड कर चुका है। सऊदी अरब से 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कंटेनर के साथ समुद्री रास्ते से भारत की ओर नॉन स्टॉप बढ़ रहा है। जर्मनी से मोबाइल ऑक्सीजन जनरेटर और मोबाइल इक्विपमेंट्स आने वाले हैं। सिंगापुर से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, मेडिकल उपकरण और कोविड मेडिसिन लेकर प्लेन भारत आ चुका है। देश की ऑक्सीजन क्राइसिस सॉल्व करने के लिए फ्रांस से भी ऑक्सीजन कंटेनर एयरलिफ्ट होने वाले हैं। दुनिया के कोने कोने से, समुद्र से, हवाई जहाज से, पड़ोस से, हजारों किलोमीटर दूर से, हर तरफ से भारत की ओर मदद के हाथ बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान में कोरोना क्राइसिस हुई तो पूरा विश्व भारत की मदद करने के लिए आगे बढ़ा। यह इंडिया की वैक्सीन डिप्लोमेसी और कोरोना के बीच दूसरे देशों की मदद का नतीजा है। आज यूरोप से लेकर अमेरिका तक, सिंगापुर से लेकर सऊदी, दुबई तक हर किसी की लिस्ट में इंडिया फर्स्ट है। सबसे पहले उस देश की बात जिसने कोरोना का तांडव सबसे ज्यादा झेला है। अमेरिका में 68 लाख से ज्यादा एक्टिव कोरोना केस हैं। 5,86,000 से ज्यादा लोगों की जान कोरोना ले चुका है। अमेरिका जानता है कोरोना जब आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो कैसा मंजर होता है। जब अमेरिका में सबसे ज्यादा तबाही मची हुई थी उस वक्त भारत ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवाई इमरजेंसी में दी थी, बाकी मेडिकल मदद की थी। आज अमेरिका अपनी दोस्ती निभा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक एक शब्द को समझिएगा। जिस तरह महामारी की शुरुआत में भारत ने अमेरिका की मदद की थी, उसी तरह जरूरत के इस वक्त में हम भारत की मदद करने को लेकर दृढ़ संकल्प है। सही वक्त पर सही तरीके से लिया गया फैसला सबसे कारगर होता है। ये एयर इंडिया की फ्लाइट है जो अमेरिका से दिल्ली आ रही है। इसी फ्लाइट से अमेरिका से मेडिकल हेल्प तुरंत इंडिया रवाना कर दी गई। Right now, even as we speak, George, there's discussions about really ramping up. इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन सप्लाई, टेस्टिंग किट, दवाइयां, पीपीई किट भारत की मदद के लिए तत्काल रवाना कर दी गई हैं। इसके आगे भी हम उनकी मदद करते रहेंगे। भारत को वैक्सीन बनाने में भी हम सहायता करेंगे। भारत में काफी खराब हालात हैं। ऐसा ही कम इनकम वाले देशों का हाल है। हम ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं जल्द ही सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। That's going on in India and other low and middle income countries.
अमेरिका पहले वैक्सीन के लिए कच्चा माल देने के लिए मना कर रहा था। अमेरिका को खुद वैक्सीन की बहुत संख्या में जरूरत है, इसलिए उसने रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा रखा था। लेकिन इसके बाद एनएसए अजीत डोवल ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान से फोन पर बात की। डोवल की बातों का जैक सुलिवान पर ऐसा असर पड़ा कि अमेरिका ने तुरंत भारत की मदद करने का ऐलान किया। सिर्फ भारत के लिए वैक्सीन रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट से बैन हटाया। अब समझिए अमेरिका कैसे भारत की मदद कर रहा है। अमेरिका से कोविशील्ड वैक्सीन के लिए कच्चा माल आएगा, रैपिड टेस्ट, वेंटिलेटर्स, पीपीई किट भेज दी गई है और भी भेजी जाएगी। इसके अलावा तुरंत ऑक्सीजन सप्लाई करने के तरीके पर विचार किया जा रहा है। इंग्लैंड इंडिया साथ साथ। कोरोना की इस लड़ाई में इंग्लैंड से मदद की पहली खेप भारत रवाना हो चुकी है। दूसरी खेप भी इसी हफ्ते हिंदुस्तान भेजी जाएगी। ब्रिटेन ने साफ साफ कह दिया है कि कोरोना की इस जंग में ब्रिटेन कंधे से कंधा मिलाकर भारत के साथ खड़ा है। भारत में ब्रिटेन के राजदूत एलेक्स एलिस ने हिंदी में अपना बयान जारी किया। मुश्किल के इस वक्त में यूके भारत के साथ हैं। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आज ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और वेंटिलेटर्स भारत को भेजने का फैसला किया है। कोरोना को हराने के इस जंग में यूके भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। ब्रिटेन से भारत के लिए 9 प्लेन से मेडिकल हेल्प आएगी। पहला प्लेन मंगलवार को दिल्ली में लैंड करेगा। ब्रिटेन से 495 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, 120 नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर्स और 20 मैनुअल वेंटिलेटर्स भारत को दिए जाएंगे। यूनाइटेड किंगडम भारत को ऑक्सीजन कंप्रेशर्स और वेंटिलेटर्स भेजेगा, जिसकी सबसे ज्यादा भारत को जरूरत है। भारतीय अस्पतालों पर बहुत ज्यादा दबाव है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे दोस्त भारत को पूरी मदद मिल सके। अगर आपको याद होगा, हमने बहुत ज्यादा वेंटिलेटर्स अपने यहां लगाए थे ताकि अस्पतालों पर दबाव कम हो। अब हम भारत की जरूरत पर उनकी मदद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्लेटफॉर्म में 24/7 एक्टिव हैं। भारत में ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियों से मीटिंग हो रही है, तो विदेश में कहां से ऑक्सीजन का इंतजाम हो सकता है, इस पर भी काम हो रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी दुनिया के टॉप लीडर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में भी हैं। कोरोना काल में जिस तरह से पूरी दुनिया भारत की मदद के लिए खुद आगे आई है, वैसा आज तक कभी देखा नहीं गया। अब तक 22 देश सीधे तौर पर भारत की हर संभव मदद की पेशकश कर चुके हैं और इसकी शुरुआत सबसे पहले भारत के दोस्त रूस ने की। रूस हर हफ्ते रेमडेसिविर की 4 लाख डोज सप्लाई करेगा। समुद्री रास्ते से ऑक्सीजन सप्लाई पर काम कर रहा है। फ्रांस भारत को ऑक्सीजन जनरेटर देगा। जर्मनी से 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेटर आने वाले हैं। हांगकांग से 800 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एयरलिफ्ट किए जा चुके हैं। जापान ऑक्सीजन जनरेटर से मदद करेगा। सऊदी से 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आ रही है। भारत की मदद को लेकर कल ऑस्ट्रेलिया की कैबिनेट मीटिंग है। इस लिस्ट में मैक्सिको, डेनमार्क, कनाडा, चीन, पाकिस्तान, भूटान, ईरान, अफगानिस्तान, स्लोवेनिया भी शामिल है। भारत सरकार विदेश से भी परचेज तथा हायरिंग बेसिस पे टैंकर्स ला रही है और स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कहा गया है कि आप सारे टैंकर्स मोबिलाइज करें, ऑक्सीजन के साथ साथ कन्वर्टेड नाइट्रोजन आर्गन्स टैंकर्स भी। और इसके लिए हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, वो उनकी निरंतर मदद कर रही है। कुछ चुनिंदा इंटरनेशनल न्यूज़पेपर, मैगजीन कोरोना को लेकर इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया में भी इंडिया की हेल्थ पॉलिसी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन कोरोना के जो हालात आज भारत में हैं, लगभग वैसी सिचुएशन कुछ महीने पहले अमेरिका, यूरोप, ब्राजील की थी। भारत में कोरोना की सेकंड वेव ने अटैक किया। अभी कई दूसरे देशों में दूसरी लहर का कहर बाकी है। भारत की जनसंख्या यूरोप, अमेरिका, ब्राजील, रूस को मिलाकर भी ज्यादा है और मेडिकल सिस्टम डेवलप्ड देशों के बराबर नहीं है। ऐसे में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए मिलिट्री भी पूरा सहयोग कर रही है। ये तस्वीरें पूरे हिंदुस्तान को बड़े ध्यान से देखनी चाहिए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी तरफ सीडीएस बिपिन रावत। दोनों के बीच में 2 गज से ज्यादा की दूरी है, चेहरे पर मास्क है और हाथों में फाइल। तस्वीरें देखकर इतना समझ में आ रहा है कि सीडीएस बिपिन रावत प्रधानमंत्री को किसी अहम मुद्दे पर ब्रीफिंग दे रहे हैं। कोरोना से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने आर्म्ड फोर्सेस की तैयारी और संचालन की समीक्षा की।
जिसमें बिपिन रावत ने बताया 2 साल में डिफेंस से जितने भी डॉक्टर रिटायर हुए या फिर वीआरएस लिया है उनको कोविड सेंटर में काम करने के लिए वापस बुला लिया गया है। अस्पतालों में काम करने के लिए बड़ी संख्या में नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति की जा रही है। मिलिट्री बड़े स्तर पर कोविड सेंटर तैयार कर रही है और एयरफोर्स से ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार जारी है। देश में कोरोना पैनिक जबरदस्त है, लेकिन हर दिन के साथ स्थितियां कंट्रोल में लाने का प्रयास और तेज हो रहा है। विदेशों से जो मेडिकल इक्विपमेंट्स लाए जा रहे हैं वो ऑक्सीजन क्राइसिस का परमानेंट सॉल्यूशन साबित होंगे। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ये नाम आप बार बार सुन रहे होंगे। इंग्लैंड से हांगकांग तक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की सबसे ज्यादा मदद हो रही है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर क्या है, कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर से अलग है और कैसे ऑक्सीजन क्राइसिस में सबसे कारगर साबित हो सकता है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर देखने में एक पोर्टेबल ट्रॉली या कंप्यूटर के आकार का हो सकता है। कुछ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वाटर प्यूरिफायर की तरह भी दिखते हैं। अलग अलग कंपनियां अलग अलग मॉडल बनाती हैं। दरअसल ये एक तरह से पोर्टेबल मशीन है जो घर या बाहर की सामान्य हवा से ऑक्सीजन जनरेट करती है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उन जगहों पर ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं जहां लिक्विड ऑक्सीजन या प्रेशराइज ऑक्सीजन की क्राइसिस हो, जैसे छोटे नर्सिंग होम या छोटे क्लिनिक। कोरोना में होम आइसोलेशन वाले मरीजों के लिए बहुत मददगार है। ऑक्सीजन क्राइसिस के बीच ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की जबरदस्त मांग और जान बचाने के लिए यह सबसे जरूरी मशीन है। अब जरा समझिए यह मशीन कैसे काम करती है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह ऑक्सीजन नहीं भरी जाती है, बल्कि यह हवा से ऑक्सीजन जनरेट करता है। कॉन्सेंट्रेटर प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन तकनीक का इस्तेमाल करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि नेचुरल हवा का 21% हिस्सा ही ऑक्सीजन होता है, 78% हिस्सा नाइट्रोजन और बाकी हिस्से में बाकी गैसेस हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हवा से नाइट्रोजन को अलग करता है और ऑक्सीजन की अधिकतम मात्रा वाली गैस को रिलीज करता है। एक ट्यूब के जरिए इसका इस्तेमाल मरीज सांस लेने में करते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर और रीफिलिंग की तुलना में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर सस्ता, सुरक्षित और सुविधाजनक विकल्प है। कॉन्सेंट्रेटर ऑक्सीजन के नए मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते, बल्कि सामान्य हवा से ही नाइट्रोजन को अलग कर देते हैं ताकि उसमें ऑक्सीजन बचे। यानी जिन जिन अस्पतालों में ऑक्सीजन की अचानक कमी हो जा रही है, जिन कोरोना पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर की क्राइसिस है, उन सब जगहों में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लोगों की जान बचा सकता है। भारत सरकार विदेशों से 20,000 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगवा चुकी है और भी कॉन्सेंट्रेटर युद्ध स्तर पर भारत लाए जा रहे हैं। इसके अलावा भारत में कंपनियों ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का प्रोडक्शन डबल ट्रिपल कर दिया है। 10 दिन में बाजार में कॉन्सेंट्रेटर की कमी नहीं होगी। सांसों को बचाने के लिए इंटरनेशनल लेवल से इंटरनल लेवल तक हर संभव कोशिश जारी है। देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी क्यों है, इसे भी समझना जरूरी है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से 4 ऑक्सीजन टैंकर्स चले हैं जो आज रात दिल्ली पहुंचेंगे, यानी मिडनाइट से दिल्ली के अस्पतालों को कुछ राहत मिलेगी। यूपी के अस्पतालों में अब तक 32 टैंकर चलते थे, लेकिन अब 72 टैंकर चल रहे हैं, फिर भी अस्पतालों में कमी है। दरअसल इसकी वजह ऑक्सीजन नहीं, इसकी वजह ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है। ये समझने के लिए आपको देखना होगा कि कहां ऑक्सीजन के प्लांट हैं, कहां ऑक्सीजन की कमी है। देश के नक्शे पर दिखाई दे रहे ये वो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं जहां ऑक्सीजन का प्रोडक्शन फुल स्पीड पर है। ऑक्सीजन के संकट को खत्म करने के लिए देश के अलग अलग राज्यों में मौजूद कई इंडस्ट्री इस समय ऑक्सीजन बनाने के काम में लगी हुई हैं। सरकार ने अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के लिए देश भर की ज्यादातर इंडस्ट्रीज को ऑक्सीजन देने पर रोक लगा दी है। इसलिए उद्योगों को दी जाने वाली ऑक्सीजन की सप्लाई को अस्पतालों की तरफ मोड़ दिया गया है। इस समय देश में 10 बड़ी इंडस्ट्री देश में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कर रही हैं। इसमें आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स 3,330 टन ऑक्सीजन बना रही है। वेदांता कॉपर 1,000 टन से ज्यादा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कर रही है। देश की दूसरी कंपनियों में लिंडे इंडिया 1,200 मीट्रिक टन, जिंदल स्टील 800, रिलायंस इंडस्ट्रीज 700, स्टील अथॉरिटी 600 और टाटा स्टील 300 टन ऑक्सीजन बना रहे हैं। इसके अलावा आर्सेलर मित्तल 200, इंडियन ऑयल 262 और एसएल स्टील 10 टन ऑक्सीजन का रोजाना प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब देश में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन इतनी तेजी से हो रहा है, तो फिर अस्पतालों में मरीजों को ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रही?
इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देश में बन रही कुल ऑक्सीजन का 10% हिस्सा ही मेडिकल सेक्टर के लिए इस्तेमाल होता था, जबकि बाकी का 90% इंडस्ट्री को दिया जाता था। लेकिन कोरोना की वजह से अस्पतालों में बढ़ते मरीजों और कम होते ऑक्सीजन को देखकर अब करीब 90% हिस्सा अस्पतालों को भेजना शुरू कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद भी ऑक्सीजन की जरूरत बनी हुई है। राइजिंग केसेस के ट्रेंड को देखते हुए भारत सरकार ने 26 तारीख यानी आज सभी राज्य सरकारों को तथा यूटीज की सरकारों को ये निर्देश दिए हैं कि जो लिक्विड ऑक्सीजन है जो इसमें काम आती है वो इंडस्ट्रीज को ना दी जाए सिवाय मेडिकल लाइक फार्मास्यूटिकल्स, एम्प्यूल्स, वियल्स एंड डिफेंस फोर्सेस। और इस मेडिकल ऑक्सीजन की पेशेंट्स के लिए अवेलेबिलिटी को मैक्सिमाइज किया जाए। मेडिकल ऑक्सीजन का जो उत्पादन है वो काफी ज्यादा बढ़ा है और 24 अप्रैल को 9,103 मेट्रिक टन प्रोडक्शन हुआ है। उल्लेखनीय है कि जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो खाली 7,259 है, 7,259 मेट्रिक टन। 12 अप्रैल के आंकड़ों के अनुसार देश में ऑक्सीजन का रोजाना प्रोडक्शन 7,000 मीट्रिक टन है और रोज की खपत करीब 4,000 मीट्रिक टन है। लेकिन फिलहाल अस्पतालों में ऑक्सीजन की मांग 5,000 मीट्रिक टन के ऊपर पहुंच गई है। इसलिए इंडस्ट्री के लिए बनाई जाने वाली ऑक्सीजन को अस्पतालों को देने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा देश में नए ऑक्सीजन प्लांट बनाने का काम बहुत तेजी से शुरू हो चुका है। फिर हम लोगों ने रक्षा मंत्रालय के साथ संवाद बनाया। भारत सरकार के सहयोग से हमें रक्षा मंत्रालय के विमान मिले। हम लोगों ने टैंकर यहां से रांची पहुंचाने का कार्य किया और रांची भेजने के बाद फिर वहां से, क्योंकि खाली टैंकर तो उससे भेजे जा सकते हैं, लेकिन वहां से फिर ट्रेन से वह ऑक्सीजन भर करके वे जहाज नहीं लेके आते हैं, इसलिए हम लोग वहां से ट्रेन से लेके आ रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 3 दिन के अंदर दूसरी ट्रेन आज लखनऊ में ऑक्सीजन लेकर के पहुंची है। ऐसे ही हम लोग जामनगर से भी हमें अप्रोच रिलायंस ने भी किया था कि उन्होंने भी और टाटा ग्रुप ने भी किया था, अडानी ग्रुप ने भी किया था, वो ऑक्सीजन देना चाहते हैं यूपी को। हम लोगों ने किसी से सिलेंडर मांगे, कुछ से टैंकर मांग रहे हैं, कुछ लोगों से अन्य व्यवस्थाएं कर रहे हैं। आप सोचिए कि हमारे पास उत्तर प्रदेश में कुल 32 टैंकर थे और हमने पिछले 1 सप्ताह के अंदर प्रदेश के अंदर लगभग 72 टैंकर वर्तमान में हमारे चल रहे हैं ऑक्सीजन के, जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति हर जनपद में सरकारी और प्राइवेट हर हॉस्पिटल में हो रही है। अस्पतालों में कम होती ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्री ने अपनी जामनगर की रिफाइनरी में हर दिन 700 टन मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। इससे पहले जामनगर की रिलायंस रिफाइनरी में मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होता था, लेकिन वायरस के संक्रमण से अस्पतालों में ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को देखते हुए रिलायंस इंडस्ट्री ने ऑक्सीजन बनाने का फैसला लिया है और अब इस ऑक्सीजन की सप्लाई को लेने के लिए भोपाल से इंडियन एयरफोर्स का C-17 विमान खाली टैंकरों को लेकर उड़ चुका है। इस विमान में पहले ऑक्सीजन के खाली टैंकरों को लोड किया गया, फिर यह विमान गुजरात के जामनगर के लिए रवाना हुआ। भारतीय रेलवे के बाद अब इंडियन एयरफोर्स भी कोरोना के युद्ध में शामिल हो चुका है। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे मध्य प्रदेश को प्राणवायु देने के लिए अब भारतीय वायुसेना का C-7 ग्लोब मास्टर आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दिखाई दे रहा है। दरअसल लंबे समय से जिस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही थी, उसके चलते अब भारतीय वायुसेना के इस तरीके के C-17 ग्लोब मास्टर विमान दिखाई दे रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हर दिन लगभग 700 टन ऑक्सीजन की सप्लाई से करीब 70,000 से ज्यादा गंभीर रूप से बीमार रोगियों को राहत मिलेगी। जामनगर के प्लांट से किस तरह ऑक्सीजन सप्लाई मरीजों की जान बचा सकती है, इसकी दूसरी तस्वीर मुंबई से आई है, जहां जामनगर से ऑक्सीजन के 3 टैंकर लाए गए हैं। ऑक्सीजन एक्सप्रेस से इन टैंकर्स को लाया गया है। बाकी राज्यों की तरह महाराष्ट्र में भी ऑक्सीजन का क्राइसिस बना हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे हालात बेहतर होने की उम्मीद है। इनमें से 2 टैंकर मुंबई के लिए हैं, जबकि 1 टैंकर पुणे के अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। महाराष्ट्र में अब तक 2 ऑक्सीजन एक्सप्रेस आ चुकी हैं। आज सुबह गुजरात के जामनगर हापा रेलवे स्टेशन से जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस आई थी, उसके अब टैंकर्स निकलना शुरू हो गए हैं। आप देखिए एक के बाद एक जो तीनों टैंकर आए थे, जिसमें करीबन 45 मेट्रिक टन ऑक्सीजन लदा हुआ है, भरी हुई हैं ये टैंकर्स। ये अब फाइनली जो रेक थे ट्रेन के, उससे उतरकर अब फाइनली नीचे आ गया है। देखिए ताली बजा के यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। ये जो रेलवे के कर्मचारी थे, काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने मेहनत की, क्योंकि ये जो रेक हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा गैप था,
जिसकी वजह से जो अनलोडिंग का काम था उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगा, लेकिन अब काफ़ी मशक्क़त के बाद ये जो ऑक्सीजन के टैंकर्स हैं वो निकलने शुरू हो गए हैं। बीएमसी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं, पेपर वर्क सारा कर लिया गया है, हैंडओवर का प्रोसीजर जो था वो पूरा कर लिया गया है और अब यहाँ से जो बीएमसी की टीम है पुलिस के साथ, वो इन सभी ऑक्सीजन के जो कंटेनर्स है उनको एस्कॉर्ट करते हुए आगे हॉस्पिटल तक डिलीवरी करने ले जाएगी। कोरोना से पहले लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यानी एलएमओ की डिमांड रोजाना करीब 700 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी, लेकिन पिछले साल कोरोना की पहली लहर में यह डिमांड 2800 मीट्रिक टन हो गई थी और अब दूसरी लहर में यह डिमांड 5000 मीट्रिक टन तक पहुंच गई है। देश में मेडिकल और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का मौजूदा स्टॉक 50,000 मीट्रिक टन है। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल ग्रेड में बदलने के लिए उसे 93% तक शुद्ध करना होता है। ऐसे में इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सपोर्ट से ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के अलावा इसको टैंकरों के जरिए दूसरे राज्यों में भेजना दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि देश में ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाले क्रायोजेनिक टैंकर बहुत कम है। इसलिए भारत सरकार ने सिंगापुर सहित दूसरे देशों से टैंकर मंगाने के ऑर्डर दे दिए हैं। लिक्विड ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाने के लिए सिर्फ 1200 से 1500 क्रायोजेनिक टैंकर्स मौजूद हैं। डिस्ट्रीब्यूटर के लेवल पर भी लिक्विड ऑक्सीजन को गैस में बदलकर सिलेंडर में भरने के लिए खाली सिलेंडर्स की कमी पड़ रही है, इसलिए दूसरे देशों से क्रायोजेनिक टैंकर्स मंगाना शुरू हो गए हैं। अब यह समझ लीजिए कि किस तरह देश की अलग अलग संस्थाएं कोरोना की लड़ाई में अपनी तरफ से कोशिशें कर रही हैं। इंडियन एयरफोर्स इस समय ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाले क्रायोजेनिक टैंकर की सप्लाई कर रहा है, जबकि भारतीय रेलवे विशेष ट्रेनों से ऑक्सीजन के टैंकरों को शहर शहर तक पहुंचा रही है। इसके अलावा भारतीय सेना के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ आईटीबीपी और डीआरडीओ के बनाए गए कोविड अस्पतालों में मरीजों का इलाज करेंगे। लेकिन वायरस की स्पीड को देखते हुए ऑक्सीजन के अलावा अस्पतालों की कमी को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर कोशिशें जारी हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक नए कोविड अस्पताल तैयार किए जा रहे हैं। दिल्ली के राधा स्वामी आश्रम में 500 नए बेड का इंतजाम किया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस हॉस्पिटल का दौरा किया। इस कोविड सेंटर में आईटीबीपी के डॉक्टरों की तैनाती की गई है। जल्द ही इस हॉस्पिटल में 200 और आईसीयू बेड भी लगाए जाएंगे। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या दिन ब दिन लगातार तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में अस्पतालों में बेड्स की कमी होती जा रही है। ऑक्सीजन की किल्लत कई जगह पर सामने आ रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था कई जगह पर नहीं है। ऐसे में राधा स्वामी सत्संग ब्यास की तरफ से अब एक बार फिर से लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया गया है। आईटीबीपी की तरफ से संचालित ये सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर की शुरुआत आज से कर दी गई है। आज से यहाँ पर मरीजों का एडमिशन शुरू कर दिया गया है। लोगों को यहाँ पर फ्री इलाज दिया जाएगा, फ्री खाने पीने की व्यवस्था, इसके अलावा दवाइयाँ, सारा इलाज यहाँ पर मुफ्त में किया जाएगा। और अब आईटीबीपी के जवान यहाँ पर पूरा संचालन करने के लिए पहुंच चुके हैं। मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ यहाँ पर आईटीबीपी का पहुंच चुका है और आज सुबह 10 बजे से इसकी शुरुआत हो गई है। और आप देख रहे हैं कि एम्बुलेंसेस की कतार अब लगातार लगती जा रही है। कुछ लोगों को अभी अंदर एडमिशन दिया गया है। दरअसल ये एडमिशन डायरेक्ट आकर नहीं होगा, लोग सीधे यहाँ पर एडमिट होने के लिए नहीं आ सकते हैं, बल्कि डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर की तरफ से जिन्हें रेफर किया जाएगा उन्हें ही यहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजनेटेड बेड्स की व्यवस्था है, ऑक्सीजन सपोर्ट यहाँ पर दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर उन मरीजों को रखा जाएगा जिनका ऑक्सीजन लेवल कम है। लेकिन जिन मरीजों की हालत ज्यादा गंभीर है या ऑक्सीजन लेवल ज्यादा डिप कर चुका है, उन्हें यहाँ पर एडमिट नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आईसीयू और वेंटिलेटर्स की व्यवस्था नहीं है। फिलहाल इस राधा स्वामी सत्संग कोविड केयर सेंटर, सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में अभी 500 बेड्स की व्यवस्था की गई है। पिछले साल जब कोविड पीक पर था तब भी यहाँ पर 10,000 बेड्स की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अभी फिलहाल जो संचालन है वो 500 बेड्स का किया गया है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीधा सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर की, राधा स्वामी सत्संग ब्यास छतरपुर की, जहाँ पर इस वक्त 500 बेड्स की व्यवस्था वाला एक कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। ऑक्सीजनेटेड बेड्स की व्यवस्था यहाँ पर है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके के इस वक्त हालात हैं, ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है, ऐसे में ये 500 बेड्स का जो एडिशन है ये दिल्ली के लोगों के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। दिल्ली की तरह लखनऊ में भी डीआरडीओ कोरोना मरीजों का इलाज करने के लिए 500 बेड का अस्पताल तैयार कर रहा है। इस अस्पताल में इंडियन आर्मी का मेडिकल स्टाफ मरीजों का इलाज करेगा।
डीआरडीओ लखनऊ में 500 बेड का अस्पताल तैयार कर रहा है। लखनऊ का ये अवध शिल्पग्राम है जिसका इस्तेमाल एग्जीबिशंस के लिए किया जाता था। इस तरह के एग्जीबिशन हॉल्स हैं यहाँ पे बड़े बड़े, जिनको अब बदला जा रहा है अस्पताल के वार्ड में। ये एक हॉल है जिसमें करीब 150 बेड लगाने का इंतजाम किया गया है। आप अगर गिनेंगे तो इस सेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बेड। तो इस तरह के सेक्शंस यहाँ पे अलग अलग हैं, तो करीब 150 बेड यहाँ पे लगेंगे। अब हर बेड पे ऑक्सीजन होगी, ये बड़ी बात है, बड़ी राहत की बात है। तो ऑक्सीजन के लिए देखिए इस तरह के पाइप्स बना दिए गए हैं, इससे सप्लाई होगी हर बेड पे। हर बेड पे इसका इंतजाम है ऑक्सीजन का, यहाँ से ये मॉनिटर की जाएगी। और यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट भी लगा दिया है डीआरडीओ ने, जो 20,000 लीटर की क्षमता का बनाया गया है। तो यानी ऑक्सीजन यहीं पे उपलब्ध रहेगी और हर बेड को यहाँ ऑक्सीजन मिलेगी। तो आर्मी के लोग दिन रात इस काम में लगे हैं यहाँ अस्पताल तैयार करने में। इस अस्पताल में वैसे तो 500 बेड्स होंगे, लेकिन 150 बेड पे ऑक्सीजन सब में होगी, 150 बेड पे वेंटिलेटर होंगे। तो ये वेंटिलेटर यहाँ पर आ गए हैं और इनको असेंबल करने का काम यहाँ पर चल रहा है। इस तरह से वेंटिलेटर्स तैयार किए जा रहे हैं। लोग 24 घंटे लगे हुए हैं इन वेंटिलेटर्स को। ये क्योंकि अलग अलग पार्ट्स में आते हैं, इसमें 5 अलग अलग हिस्से होते हैं, उनको जोड़ना पड़ता है। 1 2 3 अभी ये पूरा असेंबल नहीं हुआ है, 4। देश में ऑक्सीजन की कमी से लेकर नए अस्पतालों को बनाने तक हर कोई अपना 100% देने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में अस्पतालों में बिगड़ते हालात संभल जाए और मरीजों की मौत का सिलसिला थम जाए। हिंदुस्तान में क्राइसिस है। असदुद्दीन ओवैसी अभी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आज ओवैसी ने थोड़े अच्छे काम किए, फिर थोड़ी पॉलिटिक्स की। देश में ऑक्सीजन क्राइसिस के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने ऑक्सीजन सिलेंडर बांटे, कोरोना से निपटने के लिए दवाइयां भी पब्लिक में बांटी और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना लगाया। पार्लियामेंट में, लोकसभा में जो प्रेसिडेंट डिबेट हुआ, उसमें वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच सुनी आप। स्पीच जब मैं सुन रहा था तो अफसोस हो रहा था, तकलीफ हो रही थी कि वो सीना तान कर कह रहे थे कि हमने कोरोना को ख़त्म कर दिया है, और लोग दूसरे फॉरेन कंट्रीज भारत के ऊपर शक कर रहे थे, मगर हमने उसको शिकस्त दे दी। ये ऐसे कई मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ। ऑक्सीजन टैंक्स का आप 8 महीने तक सोते रहे और 8 महीने के बाद आपने ऑर्डर दिया तो खाली 8 बने हैं। क्या इनको नहीं मालूम था दिसंबर 2020 में कि सेकेंड वेव आएगी? अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी असेंबली की स्पीच में ये बात कही, बल्कि वो एक्सपर्ट्स जिसको हम एपिडेमियोलॉजिस्ट कहते हैं, जिनके पास एक नई 13 डिग्रियां हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि दूसरा वेव आएगा, सेकेंड वेव आएगा। आप बताइए कि कोई तैयारी नहीं की आपने। और पंजाब में लॉकडाउन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। कितने दिनों का लॉकडाउन लगेगा आपको बताएंगे, बस एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।